हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल बिहार एजुकेशन टूर पे। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी की, जहां पर हम लोग आज 5वें अध्याय को देखेंगे। इसके पहले के 4 अध्याय मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई है, आप जाकर उन्हें देख सकते हैं। ये जो 5वां अध्याय है वो है राजा राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य, इसके ऊपर। जिस प्रकार से हमेशा एनसीईआरटी अपने चैप्टर को एक प्रश्न से शुरू करती है, उसी प्रकार से इस चैप्टर में भी एक प्रश्न है और पूरा चैप्टर हमारा जो है इसी प्रश्न के चारों ओर मूव करेगा। ओके, तो प्रश्न यह है कि जब शंकरन उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे थे। दरअसल वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे और अपना वोट डालना चाहते थे। शंकरन यह जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों थे। भाई, किसी को वोट डाल के जिताना, ये आखिर वो लोग इतने उत्साहित क्यों थे। उसके नाना जी ने उसे जल्दी से समझाने की कोशिश की। जल्दी से उसके नाना जी ने बताया और कहा कि देखो, आज हम अपने शासक का चुनाव करने जा रहे हैं, अर्थात कि आज हम उसको चुनने जा रहे हैं जो अब हमारे ऊपर शासन करेगा और हमारे देश का जो है देश को आगे बढ़ाएगा या हमारे राज्य को आगे बढ़ाएगा, हमारे लिए वो शासन करेगा हमारे ऊपर। तो शंकरन इस बात को समझ नहीं पाया कि आखिर लोग शासकों का चुनाव करते क्यों हैं और क्या अभी जो प्रणाली चल रही है शासकों का चुनाव करने की, सेम यही प्रणाली भी प्राचीन समय में भी चलती थी। तो इसी बात पे ये पूरा चैप्टर डिपेंड होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं यहां से कि कुछ लोग शासक कैसे बने। कुछ लोग शासक कैसे बने। लगभग 50 वर्षों से हमने अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। मतलब आज से लगभग 50 वर्ष पहले, जब 1947 में इंडिया आजाद हुआ, उसके बाद जो है भारत के संविधान में डाला गया वयस्क मताधिकार। वयस्क वय वयस्क मताधिकार। ओके, वयस्क मताधिकार को भारत के संविधान में जोड़ा गया। मत मताधिकार। ओके, वयस्क मताधिकार को भारत के संविधान में जोड़ा गया। और वयस्क मताधिकार का मतलब क्या होता है? अच्छा, ये 1950 में जब संविधान लागू हुआ तब की बात है। वयस्क मताधिकार का मतलब यह होता है कि एक निश्चित आयु के बाद भारत के हर एक नागरिक को वोट देने का अधिकार होगा। ठीक है, भारत में यह आयु 18 वर्ष की है। तो 18 वर्ष का कोई भी स्त्री या पुरुष, चाहे वो किसी भी जाति से बिलोंग करता हो, अगर वो भारत का नागरिक है तो उसे वोट देने का अधिकार होगा और इसी चीज को कहते हैं वयस्क मताधिकार। तो ये लगभग 50 सालों से हम लोग करते आ रहे हैं। ऐसा हम लोग 50 सालों से लगभग करते आ रहे हैं। लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे, ये हमने अध्याय 4 में पढ़ा है। अध्याय 4 में आपने क्या देखा? अध्याय 4 में आपने देखा कि कुछ लोगों का जो समूह है, आर्य लोग जैसे थे, आर्य लोगों के समूह में सब लोगों की एक पंचायत हुआ करती थी। सब लोग एक जगह सभा बनाकर बैठते थे, पंचायत होती थी, सभा बनती थी और इस सभा के अंतर्गत लोग अपने शासक का चुनाव करते थे। और शासकों का चुनाव इस प्रकार से होता था कि जो भी व्यक्ति योग्य है, जो उनके कबीले की रक्षा कर सके, उनकी देखभाल कर सके, उसको वे लोग क्या करते थे, शासक के तौर पर या फिर सरदार के तौर पर चुन लेते थे। ठीक है, शासक के तौर पर उसको चुन लेते थे। तो ये प्रथा चली आ रही थी आर्य वैदिक काल में। ठीक है, तो इसके बारे में हमने पढ़ लिया है। क्या पढ़ा था हमने कि कुछ राजा संभवतः जैसे कि जन लोगों द्वारा चुने जाते थे, परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। लेकिन लगभग 3000 साल पहले क्या हुआ, बहुत पहले की अगर बात करें तो लोग सभा में बैठते थे और सभा के द्वारा ही शासकों का चुनाव हो जाता था। उन व्यक्तियों का चुनाव होता था जो योग्य होते थे। लेकिन लगभग 3000 साल पहले ये प्रथा में थोड़ी बदलाव आई। और क्या बदलाव थी वो देखते हैं। कुछ बड़े लोग बड़े यज्ञों का आयोजन करके राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। कुछ लोगों ने क्या किया कि एक बड़ा सा यज्ञ का आयोजन करवाया और कहा कि आज से हम यहाँ के शासक हुए। अगर आपको इससे कोई आपत्ति है तो आपको मुझसे युद्ध करना होगा, मुझे युद्ध में परास्त करना होगा। ये प्रथा शुरू हो गई। तो ये प्रथा क्या थी? यदि कोई व्यक्ति किसी बड़े यज्ञ का आयोजन करता है, तो वो स्वयं ही अपने आप को राजा घोषित
करने लगा था। तो लगभग 3000 साल पहले ऐसी प्रथा बनने लगी थी। इसी को महाजनपद काल का नाम भी दिया जाता है, महाजनपद। ठीक है, जब आप इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास में आपको एक काल पढ़ना होता है जिसको बोलते हैं हम लोग महाजनपद का काल। ठीक है, और ये कब का माना जाता है? ये उत्तर वैदिक काल के बाद का काल है। उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल का मतलब क्या हुआ? जब ऋग्वेद का समय था तो ऋग्वेद में ये प्रथाएं नहीं थी। ऋग्वेद के अंदर सभाओं के द्वारा लोगों को शासक चुना जाता था। लेकिन ऋग्वेद के बाद जब उत्तर वैदिक काल शुरू होता है, उत्तर वैदिक काल ये कब से कब तक है? ये लगभग 1000 से 600, 1000 से 600 ईसा पूर्व इसका काल माना जाता है। ठीक है, तो 1000 से 600 ईसा पूर्व में जो काल है, ये काल महाजनपद काल कहलाता है। और इस समय जो राजा होते थे वे स्वयं को राजा घोषित कर लेते थे कुछ बड़े बड़े यज्ञ और अनुष्ठान के द्वारा। इसी में से एक यज्ञ का नाम है अश्वमेध यज्ञ। क्या है ये अश्वमेध यज्ञ? इसके बारे में अब हम लोग एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। तो यदि हम बात करें अश्वमेध यज्ञ की, या फिर लोग राजा कैसे बनते थे, तो उसके लिए आपको जानना पड़ेगा इस यज्ञ के बारे में। ठीक है, क्या है ये यज्ञ? देखते हैं। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था, इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। ठीक है, क्या किया जाता था? अश्वमेध यज्ञ जो राजा करवाते थे, मतलब कि राजा ने तय किया कि अब हम अश्वमेध यज्ञ करेंगे और खुद को यहाँ का शासक घोषित करेंगे। तो उस समय ऐसे बहुत से राजा महाराजा हुआ करते थे जो कि अन्य क्षेत्रों में रहते थे। तो जिस व्यक्ति ने सोचा कि मुझे राजा बनना है और उसके लिए उसके पास अपनी सेना भी होती थी, तो उसने अपना क्या किया कि अपनी देखरेख में एक घोड़े को स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया। ठीक है, और उसके देखरेख में कुछ लोगों को लगा दिया। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। मान के चलो कि वो घोड़ा किसी दूसरे राजा के राज्य से होकर जाने लगा। ठीक है, तो जाने के क्रम में दूसरे राजा ने क्या किया कि इस घोड़े को रोक दिया। अब रोकने का मतलब ये हुआ कि जिस राजा ने इस घोड़े को छोड़ा था, आपने उसका विरोध किया है। ठीक है, और इस विरोध के कारण जिस राजा ने इस घोड़े को रोका है, उसको इस घोड़े को छोड़ने वाले राजा के साथ युद्ध करना पड़ता था। और यदि ये राजा जिसने जिसने घोड़े को छोड़ा है, अर्थात जो इसमें यज्ञ करना चाहता है, परास्त हुआ, तो फिर जो इस राजा ने इसे परास्त किया उसकी विजय मानी जाती थी। ठीक है, यदि युद्ध ना करके घोड़े को जाने दिया गया, अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया, तो इसका मतलब यह होता था कि जो अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा है वो उससे ज्यादा ताकतवर है। अर्थात कि यहाँ पर मान लो कोई साम्राज्य है और एक साम्राज्य यहाँ पर है। यहाँ के राजा ने एक घोड़े को स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ा और ये घोड़ा इस राज्य से होकर गुजर रहा है। अब इस राज्य से गुजरने के दौरान यदि यहाँ के शासक ने इस घोड़े को रोक दिया तो फिर यह स्थिति युद्ध की हो जाएगी, तब यहाँ पर युद्ध होगा। ठीक है, और दोनों में लड़ाई होगी। लेकिन अगर घोड़े को रोकने की बजाय इसको स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ने दिया, इसका मतलब है कि इस राजा ने, यहाँ के राजा ने इस राजा की अधीनता को स्वीकार कर लिया, यहाँ के राजा की अधीनता को स्वीकार कर लिया। अर्थात यह माना गया कि यहाँ का जो राजा है वो इसके मुकाबले ज्यादा ताकतवर है। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, उससे ज्यादा शक्तिशाली है। इसके बाद क्या होता था कि उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। मतलब कि जिस राजा ने इस घोड़े को अपने यहाँ से जाने दिया उसको सम्मान पूर्वक यज्ञ में बुलाया जाएगा और यज्ञ में बुलाने के बाद उनका आदर सत्कार किया जाएगा कि भाई आपने मेरी अधीनता को स्वीकार किया है, इसलिए अब आप हमारे सहयोगी हुए। ठीक है, यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। ये जो अश्वमेध यज्ञ होता था इसके लिए विशिष्ट प्रकार के, मतलब बहुत ही ज्ञानी पुरोहितों को बुलाया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहार से सम्मानित भी किया जाता था, पुरोहितों को उपहार भी दिया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यदि कोई राजा अश्वमेध यज्ञ करता है तो यह माना जाता था कि वह राजा अन्य राजाओं की तुलना में अधिक शक्तिशाली है, उसके पास अधिक संसाधन है, उसके पास जो अधिक सैन्य शक्ति है। ठीक है, तो इस प्रकार से
जो राजा अश्वमेध यज्ञ करता था वे शक्तिशाली अपने आप को मानता था या दूसरे लोग भी उसे शक्तिशाली मानते थे। चलिए, यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे और जिस राजा ने अधीनता स्वीकार कर ली और यज्ञ में उसको आमंत्रण करने पे बुलाया आए हैं, तो वे लोग राजा के लिए उपहार भी लाते थे। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। जो भी आयोजन हुआ, जो अश्वमेध यज्ञ हुआ, उसमें राजा का एक विशेष स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बैठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का जो सारथी था वही तो उसका सहचर होता था। मतलब युद्ध के समय राजा का जो घोड़ा चालक था, जो घोड़ा रथ चला रहा था, वो उसका सारथी था। वो राजा के साथ हमेशा युद्ध में था और इसलिए यज्ञ के अवसर पर क्या करता था कि वह राजा के पराक्रम की जो किस्से कहानियां हैं वो लोगों को सुनाकर बताता था कि हमारे राजा कितने महान हैं। ठीक है, वो युद्धों की विजय, राजा की विजयों तथा उनके अन्य गुणों का गान करता था। कौन? सारथी। राजा के सगे संबंधी, खासकर उनकी रानियां तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। तो अलग अलग प्रकार के रिचुअल्स होते थे जो इन लोगों को करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था। मतलब दूसरे जितने भी राजा आए हैं या दूसरे जितने भी लोग आमंत्रण पर आए हैं, उनको केवल बैठकर यज्ञ को देखना था और इसके अलावा उनका कोई और काम नहीं था। तो ये जो भी चीजें मैं बता रहा हूं, ये चुनाव की प्रक्रिया थी। चुनाव की प्रक्रिया थी जो कि लगभग 3000 साल पहले की मानी जाती है। ठीक है, चुनाव प्रक्रिया है लगभग 3000 वर्ष पूर्व की। 3000 वर्ष पूर्व। तो 3000 वर्ष पूर्व चुनाव जैसी कोई चीज तो थी नहीं। जो राजा ज्यादा शक्तिशाली है उसने कुछ यज्ञ किए, कुछ क्षेत्रों को जीता, कुछ युद्ध में जीता और अपने राज्य का ऐसे विस्तार किया। राजा के ऊपर पुरोहित जो है पवित्र जल का छिड़काव करते थे और उसके साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान भी करते थे। विष अथवा वैश्य, ठीक है, जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे, ये वैश्य लोग कौन होते थे? व्यापारी। वैश्य का अर्थ होता है व्यापारी। जो लोग व्यापार के काम में लगे हैं, जो लोग कृषि के कार्य में लगे हैं, उन्हें व्यापारी कहा जाता था, जिन्हें आम जनमानस भी कहते थे। जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। तो उस समय एक और प्रथा चलती थी जिसे हम लोग वर्ण व्यवस्था के नाम से जानते हैं। वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था में लोगों को 4 कैटेगरी में बांट दिया गया था। पुरोहित या ब्राह्मण, पुरोहित या इसी को ब्राह्मण भी कहते थे। दूसरा बांटा गया था क्षत्रिय, जो कि राजा होते थे। तो यज्ञों में 2 लोगों का स्थान तो महत्वपूर्ण था, एक पुरोहित जो यज्ञ संपन्न करा रहे हैं और एक क्षत्रिय जो यज्ञों का आयोजन कर रहे हैं। तीसरे कैटेगरी में रखा गया था वैश्यों को, वैश्यों को जो कि व्यापार एवं कृषि जैसे कार्यों में लगे थे। और एक अन्य वर्ग था जिसे शूद्र माना जाता था, जिसे शूद्र कहा जाता था। ठीक है, एक अन्य वर्ग है शूद्र। तो शूद्र वर्ग को किसी भी यज्ञ अनुष्ठान में भाग लेने का जो है हक नहीं था, इनको अनुमति नहीं थी। शूद्र वे लोग होते थे जो इन तीनों की सेवा करते थे, जो पुरोहितों की सेवा करते थे, जो क्षत्रियों के यहाँ दास बनकर, गुलाम बनकर, नौकर बनकर रहते थे, वैश्यों के यहाँ भी गुलामी नौकरी करते थे। तो ऐसे लोग शूद्र थे और इनसे लोग जो है केवल काम करवाते थे, इन्हें किसी भी अनुष्ठान में शामिल नहीं किया जाता था। तो ये कहीं ना कहीं एक प्रकार से वर्ण व्यवस्था को भी दर्शाता है कि उस समय वर्ण व्यवस्था भी अपने आप में व्याप्त थी। ठीक है, अब आप देखिए, जैसे वर्ण व्यवस्था के बारे में मैंने आपको बताया, तो वर्ण व्यवस्था क्या थी इसके बारे में यहाँ पर भी एक वर्णन किया गया है। उस समय उत्तर भारत में, खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में, ठीक है, कई ग्रंथ रचे गए। जैसे ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते हैं। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में देखा कि ऋग्वेद की रचना आर्यों ने की और उनके अनुसार कई सारी बातें हमने देखी ऋग्वेद के अंदर। तो ऋग्वेद के अंदर कहीं भी वर्ण व्यवस्था का जिक्र नहीं मिलता है, लेकिन गंगा यमुना क्षेत्र में ऋग्वेद के बाद कई अन्य ग्रंथों की भी रचना की गई और चूंकि ये ऋग्वेद के बाद रचे गए, इसी वजह से इनको उत्तर वैदिक ग्रंथ भी कहते हैं।
इसके अंतर्गत आते हैं सामवेद, जो कि ऋग्वेद के बाद बना, फिर यजुर्वेद की रचना होती है, फिर अथर्ववेद, और उसके अलावा अन्य ग्रंथ भी इस समय रचे जाते हैं। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां बताई गई। ठीक है, तो जो लोग पुरोहित हुआ थे, मतलब जो लोग ऋग्वेद के ज्ञाता थे, उन लोगों ने फिर अपने तरीके से जो है, अपने तरीके से ग्रंथों की रचना की। ठीक है, और उन्होंने कई सारे रिचुअल्स, अनुष्ठानों के बारे में बताया। इवन राजाओं को भी इन्हीं पुरोहितों ने क्या बताया कि अगर आप अश्वमेघ यज्ञ कराते हो, तो अश्वमेघ यज्ञ कराने की वजह से आपका जो है ख्याति बढ़ेगी, आपको सर्वशक्तिमान माना जाएगा। इस प्रकार की चीजें राजा को बताकर और उनसे एक अनुष्ठान करवाया जाता है अश्वमेघ यज्ञ के रूप में। अब इससे राजा की ख्याति तो बढ़ती ही है, साथ ही जो पुरोहित है उनको अनेकों प्रकार की जो है चीजें दी जाती हैं राजा के द्वारा। ठीक है, इसी वजह से ये चीजें हो रही थी। तो ऋग्वेद के बाद कई सारी ग्रंथों की रचना हुई, जैसे सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और कई अन्य ग्रंथों की रचना पुरोहितों के द्वारा की गई। ठीक है, और उसमें अलग अलग प्रकार के अनुष्ठान, उसके संपादन, मतलब वो अनुष्ठान कैसे करना है, वो यज्ञ कैसे करना है, उसकी विधि बताई गई। ठीक है, इसमें सामाजिक नियम के बारे में भी बताया गया और इन ग्रंथों में कुछ नियम कानून भी बनाए गए कि समाज में लोगों को किस प्रकार से रहना चाहिए, समाज में किस प्रकार के वर्ग के लोग रह सकते हैं, किस प्रकार के वर्ग को क्या काम करना चाहिए, ये सारी चीजें इनके अंदर रची गई। उस समय समाज में कई समूह थे, जिनमें पुरोहित थे, योद्धा यानी कि क्षत्रिय थे, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले तथा जंगलों में रहने वाले लोग, ये सब लोग शामिल थे उस समय भारत में रह रहे थे। ठीक है, शामिल थे। जहां कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे, मतलब कुछ पुरोहित, कुछ योद्धा बहुत ज्यादा संपन्न थे, बहुत ज्यादा उनके पास धन दौलत थी, वहीं कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे। तो साथ ही साथ कुछ कृषक, कुछ व्यापारी, ये लोग के पास भी पैसा था, धनवान थे। दूसरी ओर अगर हम देखें तो पशुपालक जो हैं, जो शिल्पकार है, जो श्रमिक है, जो मछली पकड़ने वाले हैं, जो शिकारी, भोजन संग्रह करने वाले हैं, ये सभी के सभी लोग निर्धन हुआ करते थे। तो कहीं ना कहीं उस समय भी ये गरीबी और अमीरी का भेदभाव हुआ करता था। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया। जितने जो पुरोहित हैं, आज के डेट में अगर हम देखें तो जितनी भी हम लोग जाति व्यवस्था को देखते हैं, ये पुरोहितों की ही देन है। ठीक है, तो पुरोहितों ने लोगों को क्या किया, ग्रंथों की रचना के बाद लोगों को 4 भागों में बांट दिया, जिन्हें कहा गया कि ये वर्ण है। ठीक है, 4 वर्णों में बांट दिया। पुरोहितों ने लोगों को कहा कि आप 4 वर्ण हैं। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। उन्होंने कहा कि हर वर्ण का अपना काम है। जैसे आज हम देखें तो लुहार का मतलब होता है जो लोहा का काम करता है, उसे हम लुहार कहते हैं। जो सोना का काम करता है उसे हम सुनार कहते हैं। ठीक है, तो सुनार कहते हैं। तो इसी प्रकार से हर वर्ग का काम जो है बांटा हुआ था उस समय भी। और ये वर्ण कौन कौन से थे, वर्ण का मतलब जाति होता है। ठीक है, पहला वर्ण था ब्राह्मणों का। उन्होंने सब अपने आप को सबसे ऊपर रखा, पहला माना। ठीक है, पहला माना कि ब्राह्मण। और ब्राह्मणों को काम क्या माना कि उनका काम है वेदों का अध्ययन करेंगे और अध्यापन करेंगे। जितने भी वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या कोई अन्य वेद, उसको अध्ययन करना, उसको पढ़ना और बाद में अगली पीढ़ी तक उस ज्ञान को पहुंचाना, ये काम किसका था, ये काम है बताया गया पुरोहितों का। और यज्ञ करना था, और साथ ही साथ कहा गया कि ये लोग क्या करेंगे, यज्ञ भी। चूंकि इन लोगों को वेदों का ज्ञान है, इसी वजह से ये लोग यज्ञ भी करेंगे। और यज्ञ के बदले उन्हें क्या मिलेगा, उन्हें मिलेगा उपहार। और इसी उपहार की वजह से ये लोग राजाओं को अश्वमेघ यज्ञ जैसे यज्ञों को करने के लिए करते थे। दूसरा स्थान पे रखा गया था शासकों को। ठीक है, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। उनका काम क्या था, उनका काम था युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना। तो जो लोग भी लोगों की रक्षा करते थे, युद्ध करते थे, लड़ाई में भाग लेते थे, सेना में थे, उन सबको क्षत्रिय कहा जाता था। तीसरे स्थान पर विश्य या वैश्य थे। विश्य या वैश्य कहने का मतलब है कि इसके अंतर्गत जितने भी कृषक वर्ग हैं, पशुपालक हैं, या मुख्य रूप से जो व्यापारी वर्ग हैं, उनको शामिल किया गया। ठीक है, तो पहला वर्ग हो गया ब्राह्मण का, जिसके अंतर्गत
वेदों का अध्ययन अध्यापन करने वालों को रखा गया, यज्ञ करने वाले लोगों को रखा गया। ठीक है, दूसरे वर्ग में रखा गया क्षत्रिय को, जो कि युद्ध में भाग लेते थे, लोगों की रक्षा करते थे, और तीसरे में वैश्य या वैश्य, जिसके अंतर्गत कृषि, पशुपालक और व्यापारी आते थे। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। तो यज्ञ करना हो तो क्षत्रिय भी कर सकते थे, जैसे राजा महाराजा, और अगर कोई व्यापारी, कोई कृषक, कोई पशुपालक चाहे तो वो भी यज्ञ को कर सकता था, साथ ही साथ वो वेदों को भी पढ़ सकता था। वर्णों में अंतिम स्थान दिया गया है शूद्रों को। वर्णों में सबसे अंतिम स्थान किसको दिया गया है? शूद्रों का था। इसका काम था कि ये अन्य 3 वर्णों की सेवा करेगा। इसका काम क्या था कि जो भी 3 वर्ण हैं, कौन कौन से ये 3 वर्ण हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य, इनकी सेवा करेगा। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था, मतलब कि ये लोग किसी भी वेद का पठन पाठन नहीं कर सकते थे, अध्ययन नहीं कर सकते थे, कोई अनुष्ठान, कोई यज्ञ, इन सब में भाग भी नहीं ले सकते थे, ना ही कर सकते थे। तो शूद्रों को सबसे नीचे रखा गया था। प्रायः औरतों को भी शूद्रों के समान ही माना गया था, अर्थात कि औरतों को भी ये सभी अधिकार नहीं थे। औरतों को भी यज्ञ में भाग लेने का, वेदों का अध्ययन करने का, ये सब अधिकार नहीं था। महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। तो ये सारी व्यवस्थाएं कब की व्यवस्थाएं थी? ये थी उत्तर वैदिक काल की। ये व्यवस्थाएं जितनी भी थी, ये थी उत्तर वैदिक काल, जब अन्य ग्रंथों की रचना की गई, उत्तर वैदिक काल। और इस समय 3 अन्य वेदों की रचना हुई, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। ठीक है, चलिए आगे अब बढ़ते हैं। पुरोहितों के अनुसार, जैसे पुरोहितों ने जब लोगों को 4 अलग अलग वर्णों में बांटा और कहा कि एक वर्ण जो है वो पुरोहित का रहेगा, ब्राह्मण का रहेगा, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्रों का रहेगा, तो उनके अनुसार सभी वर्णों का जो निर्धारण है वो जन्म के आधार पर होता था। पुरोहित ने कहा कि ये जो निर्धारण है ये जन्म के आधार पर होगा। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण ही होती थी, जबकि ऐसी जो व्यवस्था है ना वो ऋग्वेदिक काल में नहीं थी। ऋग्वेदिक काल में ये जो वर्ण है वो ये जो वर्ण है वो वंशानुगत ना होकर कर्म आधारित थी। वर्ण जो है वो क्या थी? कर्म आधारित थी। कर्म आधारित का मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति युद्ध में भाग ले रहा है तो वो क्षत्रिय माना जाएगा, युद्ध कर रहा है वो क्षत्रिय माना जाएगा। यदि कोई वेदों का पठन पाठन कर रहा है, अध्ययन कर रहा है, तो वो ब्राह्मण माना जाएगा। उसके अलावा यदि कोई व्यक्ति व्यापार में लगा है, भले ही वो व्यक्ति किसी ब्राह्मण का पुत्र हो, उदाहरण के लिए एक ब्राह्मण का जो पुत्र है वो जन्म से ब्राह्मण नहीं माना जाता था ऋग्वेदिक काल में, वो व्यापार कर रहा है तो वो ब्राह्मण ना होकर वो क्या माना जाएगा? वो वैश्य माना जाता था, क्योंकि वो व्यापार कार्य में लगा है। तो इस प्रकार से हम देखें तो ऋग्वैदिक काल में आपको एक ही घर में हो सकता है कि चारों वर्ण मिल जाएं। चारों वर्ण जो लोग एक ही घर में मान के चलते हैं, मैं इसको एक सिंपल से एग्जांपल से समझाता हूं कि एक घर है और उस घर के अंदर 4 लोग हैं। 4 लोग हैं, एक ए है, एक बी है, एक सी है और एक डी है। एक ही घर में 4 लोग हैं। ठीक है, एक ही घर में 4 लोग हैं। अब ये घर में क्या है? जो ए है ये वेदों का अध्ययन करता है, ये वेद पढ़ता है, तो ये ब्राह्मण कहलाया। जो बी है ये समाज कल्याण का काम करता है और युद्ध वगैरह में बहुत ज़्यादा रुचि रखता है, तो ये क्या कहलाएगा? ये क्षत्रिय कहलाएगा। जो सी है वो हमेशा व्यापार के चक्कर में रहता है, कृषि कार्य करता है, व्यापार करता है, तो ये वैश्य कहलाएगा। और जो डी है ये लोगों की सेवा का भाव रखता है, लोगों की सेवा करता है, तो सेवा करने के कारण ये क्या कहलाएगा? ये शूद्र कहलाएगा। तो ये व्यवस्था थी, इतनी अच्छी व्यवस्था थी ऋग्वैदिक काल में। लेकिन धीरे धीरे जब उत्तर वैदिक काल आया तो इसमें बुराइयां व्याप्त होने लगी और अब जो ब्राह्मण की संतान थी वो ऑटोमेटिकली ब्राह्मण होने लगी, भले ही उसको कुछ भी ना आता हो। ठीक है, तो भले ही उसको कुछ भी ना आता हो लेकिन ब्राह्मण की संतान जो है ब्राह्मण कहलाने लगी। क्षत्रिय की जो संतान है भले ही उसको किसी भी चीज का ज्ञान ना हो, भले ही उसको युद्ध से डर लगता हो, लेकिन वो क्षत्रिय ही कहलाने लगा। ठीक है,
बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया, जो क्षुद्र थे, जो लोगों की सेवा कर रहे थे, उनको अब अछूत माना जाने लगा। उन लोगों से लोग छूना पसंद नहीं करते थे, उनका छुआ खाना पसंद नहीं करते थे। तो इस तरह से ये जो बुराइयां हैं वो धीरे धीरे व्याप्त हो गई। अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार आते थे, कुछ शिकारी थे, भोजक संग्राहक, ये सब भी लोग शामिल थे। साथ ही इसमें वे लोग भी आते थे जो शवों को दफनाने या जलाने का काम करते थे। तो जितने भी ऐसे काम में लोग थे, जो कुछ कृषि कार्य कर रहे हैं, जो शिकार कर रहे हैं, जो भोजन संग्रह कर रहे हैं, यानी जंगलों में रह रहे हैं, जो लोग शवों को जला रहे हैं, दफना रहे हैं, इन सब कामों में लगे हैं, उनको लोगों ने कहा कि ये शूद्र हैं, इनसे छूना भी, इनका छूना भी पाप माना जाएगा। तो इस तरह से जो है वर्ण व्यवस्था एक तरह से हावी होती गई लोगों पर, और आज आप देखते हैं कि कई सारी जाति व्यवस्थाएं हमारे समाज में व्याप्त हैं। इन लोगों से संपर्क अपवित्र माना जाता था, इनका छूना लोग अशुभ मानते थे, अच्छा नहीं मानने लगे। तो शूद्र जो है, शूद्र लोगों की सेवा करने वाले व्यक्ति हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे ये इस प्रकार से लोगों के मस्तिष्क में बैठ गया कि शूद्र जो है ये अछूत होते हैं, इनसे छूना भी अपवित्र होता है। तो इस प्रकार से ऋग वैदिक काल में ये बुराइयां धीरे धीरे समाज में व्याप्त होने लगी। जबकि अगर आप वैदिक काल का बात करें, ऋग वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल में, ये सॉरी मैंने ऋग वैदिक बोल दिया, उत्तर वैदिक काल में ये सारी जो है बुराइयां दिखने को मिलती है। लेकिन जबकि अगर हम बात करें ऋग्वैदिक काल की, तो ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। यहाँ पे ब्राह्मण का पुत्र यदि व्यापार में लगा है तो वो वैश्य कहलाएगा, और यदि युद्ध में लगा है तो वो क्षत्रिय कहलाएगा। तो मैंने ये एग्जाम्पल दिया आपको, ये सब चीजें ऋग्वैदिक काल की थी। लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट हुए, उत्तर वैदिक काल आया, ये चीजें कर्म आधारित ना होकर वंश आधारित या जन्म आधारित होने लगी। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई हुई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। ठीक है, कई लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, ये जो ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था बनाई है कि कुछ लोग शूद्र होंगे, शूद्रों से छूना नहीं है, या फिर शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, इसको नहीं माना। कुछ राजा स्वयं को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे। चूंकि पुरोहित अपने आप को सबसे श्रेष्ठ मान रहे थे, लेकिन कुछ राजाओं ने कहा कि हम पुरोहितों से भी श्रेष्ठ हैं। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारित सही नहीं मानते थे। कुछ कहते थे कि जो वर्ण है वो जन्म के आधार पर कैसे हो सकता है, आप बड़े होने के बाद में कौन सा कर्म करेंगे ये आपके जन्म से डिसाइड नहीं किया जा सकता है, जन्म पर आधारित नहीं हो सकता है। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे। कुछ लोग कहते थे कि अगर कोई व्यक्ति शिकार कर रहा है, या कोई व्यक्ति शवों को जला रहा है, शवों को दफना रहा है, तो फिर उसको अछूत क्यों मानेंगे, ये भेदभाव नहीं करना चाहिए। जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो। कुछ लोग चाहते थे कि केवल राजा ही क्यों कोई अनुष्ठान करेंगे, सब लोग करेंगे अनुष्ठान। शूद्रों को जहाँ वेदों को पढ़ने की अनुमति नहीं है, किसी अनुष्ठान को करने या उसमें भाग लेने की अनुमति नहीं है, उनको भी ये अधिकार मिलना चाहिए। तो कई लोगों ने इन सब चीज़ों को नहीं माना, और कुछ लोगों ने इन चीज़ों को मान लिया। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की, और इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। यहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत सीमित था। अगर हम बात करें भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में, तो यहाँ पर ये जो भी असमानताएं थी ना, ये गंगा और यमुना के जो इलाके थे, नदी का जो इलाका था, इसी जगह आज जिसे हम उत्तर भारत आज कहते हैं, वहां पर व्याप्त थी। ठीक है, और धीरे धीरे इस तरह से पूरे समाज में, पूरे भारत में फैल गई। तो अभी तक हमने देख लिया कि वर्ण व्यवस्था क्या होती है। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सभी चीज़ें समझ में आ गई। तो मैं आपको इसका जो अगला पार्ट है, मतलब इसके बारे में आगे जो है अगले वीडियो में डिटेल से बताऊंगा। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन हर एक चीज़ों को डिटेलिंग में यहाँ पे करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिलेंगे आपसे जल्दी अगले वीडियो में। तब तक वीडियो को देखिए, और कौन सा पार्ट वीडियो का अच्छा लग रहा है, क्या चीज़ें मुझे इसमें इम्प्रूव करनी चाहिए, और किस तरीके की वीडियो आपको लग रही है, इसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए, तो फिर मिलेंगे जल्दी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।